नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट, माणकलाव, मथानिया रोड, जोधपुर, राजस्थान से आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी हेल्थ टिप एवं चर्चा का जो विषय है वह है कमर दर्द। कल हमने मथानिया जो क्षेत्र है वहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया था, जहाँ पर करीबन 40 मरीज के आसपास आए थे इस कोरोना काल में। और उन 40 मरीजों में जो मरीज थे 30 वह सिर्फ कमर दर्द के थे, यानी कमर दर्द से व्याप्त भाई और बहन, माता एवं पिता, जो हमारे बुजुर्ग हैं, लोगों के माता पिता, बहन भाई, उन सब के अंदर कमर दर्द की व्याप्ति बहुत ज़्यादा पाई गई। और कमर दर्द के ऊपर अगर हम चर्चा करें, उन लोगों ने MRI करवाकर, फिजियोथेरेपी करवाकर जोधपुर, अहमदाबाद, दिल्ली तक उपचार कराया, परंतु बहुत सारे लोगों के अंदर कोई भी मूल रूपी, जिसे कह सकते हैं, सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्या कारण है इसका? क्यों कमर दर्द नॉर्मल फिजियोथेरेपी, पेन किलर्स या खाली योगा से स्वस्थ नहीं होता? आज कमर दर्द को समझने के लिए हम आचार्यों के द्वारा, यानी पुराने काल से लिखी हुई जो चिकित्सा सूत्र है, आज उसको पुनर्जीवित करने का और आप लोगों के घर तक पहुंचाने का एक प्रयास करेंगे। आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा, कमर दर्द का मूलभूत कारण क्या है। क्योंकि हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, यानी कॉजेटिव फैक्टर्स का ट्रीटमेंट किए बिना आप कभी भी एग्जैक्ट कॉजेटिव फैक्टर का ट्रीटमेंट किए बिना, जैसे एग्जांपल, बुखार तो बुखार है, मलेरिया में भी बुखार आता है, टाइफाइड में भी बुखार आता है, और अगर हम लोग मलेरिया में टाइफाइड की दवाई दे दें और टाइफाइड में मलेरिया की दवाई दे दें तो कोई भी बुखार ठीक नहीं होगा। इसलिए एग्जैक्ट कॉज पता होना बहुत जरूरी है। अगर एग्जैक्ट कॉज पता होगा तो ही आप उसकी प्रॉपर जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको समझ पाएंगे, एंड देन ओनली यू कैन ब्रेक इट इजिली। क्योंकि क्या कहा गया, संप्राप्ति विघटनम एव चिकित्सा, यानी पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम ब्रेक कर दें तो ब्रेक करने के बाद आप ये मान के चलिए, you can easily treat the patient. Correct. You can easily treat the patient. तो अब हम जानकारी के रूप में आज समझ रहे हैं कि कमर दर्द का मूलभूत कारण क्या है। देखिए, ये हम सबको पता है कि स्पाइन के बीच में जो डिस्क होती है, वह डिस्क या तो दब जाती है, बाहर निकल आती है, और उसके दबने या बाहर निकल जाने की वजह से नर्व का होता है कंप्रेशन। क्या क्या लक्षण होते हैं? कमर में दर्द होना, बटक्स में दर्द होना, दर्द नीचे पैर तक रेडिएट करना, मसल का स्टिफ हो जाना, पैर में खिंचावट जैसा महसूस होना, और नसों का नीला पड़ना शुरू हो जाना, यानी वेरिकोसिटी दिखनी शुरू हो जाना। अब इनके कारणों की अगर हम बात करें, ये तो हुआ जी लक्षण। अब कारण, अगर हम कारणों की बात करें तो क्या क्या कारण होते हैं उसको सुनेंगे। पहला कारण, जो एम्प्टी स्टमक आप लोग चाय पीते हैं। जी बिल्कुल सही कहा मैंने। एम्प्टी स्टमक चाय पीने से क्या नुकसान होते हैं? आपने कुछ मजबूत नहीं खाया, आपने बिस्किट, फैन, मट्ठी, ब्रेड, ये सब चीजें खाई, मैदे से बनी चीजें खाई, तो क्या हुआ, आपकी आंतों में जाकर ये सारा सामान चिपक जाएगा। और आपका अगर आंतों में सामान ये चिपक जाएगा तो कभी भी आपके शरीर के अंदर, जिसे आप कह सकते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं होगी। ये अपच आपके पेट में पड़ा रहेगा और प्रकोपित करेगा वायु, अग्नि और कफ, तीनों को ही प्रकोपावस्था में ले जाएगा। उसके अलावा अगर आज हम समझे तो जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, स्किपिंग ऑफ मील्स करते हैं, यानी नाश्ता नहीं किया, 12 बजे सीधा खाना खा लिया। सर, एक सवाल मैंने कल अपने मरीजों से पूछा
वह ये पूछा कि क्या कोई गाड़ी बिना इंजन में मोबिल ऑयल डाले चल सकती है? तो सबने कहा जी बिल्कुल नहीं, वो तो थोड़ी दूर चलेगी फिर रुक जाएगी। बिल्कुल सही। हमारा मोबिल ऑयल क्या है? डाइट, खाना, भोजन। बिल्कुल सही। और पौष्टिक भोजन इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। आप फल फ्रूट सुबह सुबह खाइए, मखाने खाइए, पोहा खाएं, दलिया खाएं, और किसी के पास सुविधा ना हो तो रोटी सब्जी जरूर खाएं, कि आपको इमीडिएटली कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो तुरंत प्राप्त हो। वैसे तो कहते हैं कि जो नाश्ता है वो राजकुमार की तरह करना चाहिए, यानी जो दिल की इच्छा है वो खाना चाहिए, परंतु दिल की इच्छा में ब्रेड, बिस्किट, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। वायु का प्रकोप होता है। उसके अलावा लंच में लोग करते हैं, लंच के अंदर तो आप जो मर्जी खा सकते हैं, अपने मन से जो इच्छा करें, परंतु बात का ध्यान रखें, अजीर्ण होने पर, यानी पिछला भोजन ना पका हो, पचा हो, पेट के अंदर ना पका हो और ना पचा हो, तो ऊपर से भोजन करने का प्रयास ना करें। बहुत लाइट थोड़ा सा लेके अवॉइड करें। ऐसे ही डिनर है। वैसे इस क्षेत्र के अंदर लोग डिनर जल्दी कर लेते हैं, परंतु उस डिनर के अंदर दही का प्रयोग करते हैं, जो एक गलत है, क्योंकि वो स्रोतों अवरोध करती है। आपकी जो चैनल्स हैं उन चैनल्स को ब्लॉक कर देगी, उन चैनल्स को रोक देगी, और जिसकी वजह से स्रोतों अवरोध होता है। उसके अलावा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं दिन भर चलता रहता हूं। सर, दिन भर आप शरीर से काम लेते हैं। शरीर को ताकत देने का जो कार्य है वह योग, व्यायाम या मॉर्निंग वॉक, जो आपको सुबह ताजी ऑक्सीजन लेने के लिए करना चाहिए। जो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं हम दिन भर काम करते, दिन भर चढ़ते उतरते दौड़ते रहते हैं। ये काम नहीं, ये आप अपने शरीर से उससे वर्किंग करवा रहे हो, अपने शरीर की सहायता नहीं कर रहे हो। सहायता एक्सरसाइज के फॉर्म में होगी। और बहुत से लोगों के मन में ये व्यथा रहती है कि जी हम जो है काम, समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो ये बात दिमाग में रखिए, अगर आप खाट पे लेटे हैं तो कितना टाइम आपको मिल रहा है, अगर आप बीमार हैं, दर्द से दुखी हैं, तो कितना ज़्यादा समय आपको मिल रहा है। तो आप ये समय लेना चाहेंगे दुख के साथ, या वो समय निकालना चाहेंगे जो सुख ही सुख दे। तो हमने बात करी थी स्पाइन पेन की, तो ये थे उसके लक्षण, ये थे उसके कारण। अब ये ठीक क्यों नहीं होता, क्या कारण है? आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही उत्तम तरीके से कहा कि इसका दूष्य यानी कॉजिटिव जो इन्वॉल्वमेंट होती है जिस टिश्यू की या लिगामेंट की या जिसे आप कह सकते हो पर्टिकुलर पार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो होती है कंडरा। कंडरा यानी कि डिस्क। करेक्ट, हमने हमारे में यही सुना है कि डिस्क का हर्निएशन हो गया, डिस्क बल्ज हो गई, या डिस्क का कंप्रेशन हो गया। अब ये कंडरा क्या होती है? डिस्क को पता लग गई ना, लेकिन होती क्या है, बनती कहां से? जी आप सही समझ रहे हैं, जो लोग आयुर्वेद डॉक्टर्स मेरी बात सुन रहे हैं, ये रक्त का उपधातु है। करेक्ट, रक्त की उपधातु है कंडरा। सिरा और कंडरा रक्त की उपधातु है। यानी कि अगर इम्प्योर ब्लड बना तो कंडरा कभी भी ठीक नहीं बनेगी। यानी आपने जो भोजन किया उससे वायु का तो प्रकोप हुआ, साथ में प्रकोप हुआ अग्नि का, क्योंकि अग्नि के प्रकोप के बिना, वैसे तो लगभग हम मानते हैं कि तीनों दोष ही प्रकोप होते हैं, लेकिन जिसकी प्रकोपा ज्यादा होती है तो हम उसको उसी रूप में मान लेते हैं। कमर दर्द के अंदर दो कहे गए आचार्यों ने, एक प्योर वातज जिसमें सिर्फ दर्द होगा, और एक होता है कफवातज यानी कफ वातज या स्नायुगत वात। तो ये जो कफवातज है, इसका मतलब कमर के अंदर स्टिफनेस, जकड़न और दर्द, ये दोनों तकलीफें होती हैं। अब इनकी चिकित्सा की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपको कंडरा समझा दें। तो कंडरा की अगर हमने बात करी, इम्प्योर ब्लड, जी अगर इम्प्योर ब्लड बन रहा है आपकी बॉडी में, रस से अच्छा रक्त नहीं बन रहा है, आपकी धात्वा अग्नि काम नहीं कर रही है, पेट में अपच पड़ा हुआ है, आप टाइमली फूड हैबिट्स नहीं करते हैं, एम्प्टी स्टमक चाय पी लेते हैं, तो इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान आपकी अग्नि को होता है।
और वो अग्नि जब डिस्टर्ब होती है तो इम्प्योर वायु बनाती है, इम्प्योर कफ बनाती है और इम्प्योर पित्त बनाती है। इम्प्योर पित्त बनेगा, वो इम्प्योर पित्त क्या करेगा सर? बिल्कुल सही, इम्प्योर रक्त बनाएगा। इम्प्योर रक्त बनेगा तो इम्प्योर रक्त के साथ क्या नुकसान होगा? आपकी कंडरा कमजोर बनेगी। आपकी कंडरा कमजोर बनेगी तो आपकी कमर का दर्द कभी नहीं जाएगा। इसीलिए ये बीमारी फिजियोथेरेपी कराकर, योग करके, एक्सरसाइज करके नहीं ठीक होती। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट रक्त की भी है। और रक्त की शुद्धि कहाँ हुई? नहीं हुई। जब तक रक्त की शुद्धि नहीं होगी और विदूषित रक्त शरीर से नहीं निकाला जाएगा तब तक इसकी चिकित्सा संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं कमर दर्द में चिकित्साओं के बारे में। आचार्यों ने क्या कहा? आचार्य चरक ने तो कहा वायु का शमन कीजिए, जैसे कि स्नेहन, स्वेदन, पूरी बॉडी का मसाज, कटी बस्ती, गुदा मार्ग से बस्ती देना। बस्ती किसकी? सहचर आदि तेल की, महानारायण तेल की। सहचर आदि वैसे उत्तम तेल कहा गया। कटी बस्ती आप करें तो आप जो है महानारायण तेल या धन्वंतरम तेल से करें, बहुत उत्तम चिकित्सा। इनिशियल फेज में यही अपने आप में पर्याप्त होता है। और साथ में रक्त शोधक द्रव्य जरूर देने हैं। मैं द्रव्य लास्ट में लिखवाऊंगा, पहले आपको चिकित्साओं के बारे में बता दूं जो आचार्य ने कही है। तो क्या कहा? एरंड मूला आदि की बस्ती का वर्णन है। यानी अगर पेन रेडिएटिंग हो, कमर से नीचे की तरफ रेडिएशन पेन हो, तो एरंड मूल आदि की बस्ती, एरंड मूल आदि की बस्ती सहचर आदि की एक दिन और एरंड मूल आदि की अगले दिन। तो इसको कर्म काल योग। तो अगर हम बात करें तो अगर खाली प्योर वातज है तो आप प्रयोग करेंगे 30 बस्तियों का, बिल्कुल कर्म का। एक दिन अनुवासन और एक दिन निरूहा, एरंड मूल आदि की बस्ती। इसके बारे में हम कमेंट आपको करवा देंगे अपने चैनल के ऊपर कि एरंड मूल आदि की बस्ती कैसे बनाई जाती है, उसका कमेंट आपको मिल जाएगा। तो और कटी बस्ती, यह आपके साथ बहुत से लोग अनुवासन बस्ती देके भी चिकित्सा कर लेते हैं अगर प्योर वातज है तो। यानी सहचर आदि की 70 ml की बस्ती अगर गुदा मार्ग से दी जाए लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे आफ्टर डूइंग लोकल स्नेहन एंड स्वेदन के बाद, तो भी बहुत ब्यूटीफुल चिकित्सा मरीज को प्राप्त होती है। इसके अलावा आचार्यों ने और क्या कहा कि अगर कफ इन्वॉल्वमेंट है, यानी कफ की इन्वॉल्वमेंट है, स्टिफनेस है, तो वमन कराने के उपरांत ही चिकित्सा संभव है। क्यों? क्योंकि जब तक एक्युमुलेटेड कफ वहां से नहीं निकलेगा तो स्टिफनेस अपने स्थान से नहीं जाएगी। जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो अब हम क्या करें? दीपन पाचन कराएं। दीपन पाचन जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, चित्र का आदि वटी चूसने को दे सकते हैं। अजमोद आदि अभिपत्तिकर चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम दीजिए। दीपन हो गया, पाचन हो गया, ऐसे 3 से 5 दिन तक दीजिए। उसके बाद पूरे शरीर की बालूका पोटली कीजिए। बालूका पोटली करने के बाद 2 दिन बालूका पोटली कीजिए, उसके बाद पूरे शरीर का अभ्यंग कीजिए। वाताहार तेल जैसे कि महानारायण तेल या धन्वंतरम तेल से पूरे शरीर की मालिश कीजिए। तेल बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी। तिल तेल लीजिए, उसके अंदर अजवाइन, जीरा, सौंफ, अदरक इनको और कपूर को डाल के उबाल लीजिए। और कैसे उबालना है? पहले क्वाथ में उबालना है, फिर तिल तिल मिलाना है। ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले क्वाथ बनाइए और जितना क्वाथ बनाया यानी 8 गुना पानी, जितना आपने चूरन लिए, यानी कि जैसे आपने एरंडमूल लिया, अजवाइन लिया, जीरा लिया, सौंफ लिया और थोड़ा कपूर लिया, अदरक डाल लिया, तो आपने जितना पाउडर लिया उसका 8 गुना पानी, और तब तक उबाले जब तक वो आधा ना रह जाए। एग्जाम्पल, हमने 800 ml पानी डाला, तो जब 400 ml रह जाएगा तो उसमें अंदर 400 ml तिल का तेल मिलाएं और फिर उबालें। जब पानी सारा उड़ जाए और खाली तेल रह जाए तो उस तेल को प्रयोग में ले सकते हैं। खैर, आज हम जिस चर्चा पे उसी चर्चा पे वापस आते हैं। तो आपने क्या किया? अभ्यंग किया पूरे शरीर का। उसके बाद अभ्यंग कराने के बाद स्टीम करा दी। स्टीम जो लोग नहीं करा पाते हैं धूप सेक सकते हैं। जो लोग धूप सेकने में अक्षम है वो ब्लैंकेट ओढ़ के लेट जाए कि पसीना आ जाए। उसके बाद आपने क्या कराना है? आपने घृतपान कराना है। घृतपान कराने के लिए 30, 60, 90 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। बाकी सात्मता को देखकर आप घृतपान करा सकते हैं। गुगलू तिक्त घृतम या महातिक्त घृतम एक उत्तम द्रव्य है जो मरीज को देना चाहिए। 30, 60, 90 अगर 30 ml पिला रहे हैं तो आप 3 घंटे तक गुनगुना पानी पिलाइए और उस पूरे दिन के अंदर दलिया खिचड़ी ही खिलाइए। इसके अलावा कुछ नहीं खिलाना है और गुनगुना पानी पिलाते रहें।
पहले 3 घंटे तक तो कुछ खिलाना ही नहीं है, सिर्फ गुनगुना पानी पिलाना है। अगले दिन 4 घंटे, उसके अगले दिन 5 घंटे, यानी कि जब शुद्ध उद्गार आ जाए, ओम साफ डकार आ जाए, इस प्रकार आए, खट्टी डकार आ रही, इसका मतलब अपच है, तब तक पानी पीते रहें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए घृतपान कराना है। मैं घृतपान के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बताऊंगा कि हाउ टू डू घृतपाना। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। और बाकी घृतपान जब आपका होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, दिन में सोना नहीं है, स्त्री के संपर्क में नहीं आना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, रात को अच्छे से सो के तब आपको सुबह घृतपान करना है। और घृतपान हमेशा सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 AM या 5 AM के अराउंड करना चाहिए। और खिचड़ी दलिया ही, इडली लाइट डाइट के अंदर ही लेना चाहिए फॉर 3 डेज। तो 30 ml, 60 ml एंड 90 ml। तो ये हुआ आज ही आपका घृतपान। उसके बाद एक दिन का ब्रेक लेंगे। जब आपने कराया, एग्जाम्पल आपने 30 ml 2 तारीख को पिलाया, 60 ml आपने 3 तारीख को पिलाया, और 90 ml आपने किसको पिलाया, 4 तारीख को। और उस पेशेंट से पूछें कि जी आपकी लैट्रिन में चिकनाई आई क्या, स्किन के ऊपर रफनेस कम हुई क्या। रगड़ के देखेंगे तो आपको स्किन कि अगर लकीर खींचेंगे तो इसे कहेंगे स्निग्धता, यानी कि लाइन नहीं है, तो मेरे हाथ स्निग्ध हैं, तो ऐसे स्निग्धता देंगे। अगर स्निग्धता आ गई है तो अब आप क्या करवावें, अगर नहीं आई है तो ऐसे ही मात्रा बढ़ाएंगे, यानी 60, 90 के बाद 120, 120 के बाद उसको बढ़ा के 150 ml तक ले जा सकते हैं। ये मैंने बेसिक डोज बताई है। जो लोग वैसे ही बहुत अच्छा घी लेते हैं डाइट के अंदर, उनकी डोज 60 ml से स्टार्ट होगी, 60, 120, देन 180, देन 240, ऐसे डोज जाएगी। वो सात्विकता के हिसाब से आप बना सकते हैं। आगे चर्चा पे आते हैं। फिर पूरी बॉडी का एक बार अभ्यंग कराएं, स्टीम कराएं, और एक दिन का ब्रेक दें। उस दिन क्या है, कफ का उत्क्लेश करना है। उस दिन उसको बोलिए, यानी कि मान लीजिए आपने 5 तारीख का ब्रेक किया, 6 तारीख को अभ्यंग और स्टीम कराया, 7 तारीख का जो ब्रेक है उस दिन ब्रेक के अंदर आपको क्या बोलना है, उसको बोलिए जिन चीज़ों से कफ बढ़ता हो, जैसे कि दही खाइए, खीर खाइए, मीठी चीज़ें खाइए, उससे कफ बढ़ेगा। उत्क्लेश करवाना है, कफ को और बढ़ाना है। और जब 8 तारीख आई तो सुबह सुबह आपको कराना है वमन। वमन कैसे कराना होता है, लगभग हमने वीडियोस बहुत सारी हमारी चैनल्स पे वीडियो अवेलेबल है। मदन फल 5 ग्राम के आसपास क्रश कर लीजिए, वो खिलाइए, दूध पिलाइए, और मधु यष्टि फांट, यानी कि मधु यष्टि मुलेठी के चूर्ण को पानी में उबाला देकर उसको पिलाना है, और जितना जमा हो उत्क्लेश को बाहर निकाल देना है। और अंतोगत्वा धूमपान कराकर 1 मुहूर्त तक रेस्ट कराना है। फिर आने वाले 7 दिन तक संसर्जन कर्म चलेगा। संसर्जन कर्म में क्या रहता है, पेय, इसमें रहता है मंड, पेय, विलेपी, चावल का पानी सबसे पहले, फिर पेय देना है, फिर विलेपी देना है, यानी कि पहले लिक्विड, फिर लिक्विड के अंदर थोड़ा सा सेमी सॉलिड, फिर सेमी सॉलिड, देन सॉलिड। 7 डेज से अंदर आप ये देंगे। अब ये सब कुछ आपने कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपसे मिस हो गई, जिसका नाम था ब्लड की प्यूरिफिकेशन। अब हम ब्लड की प्यूरिफिकेशन पे ध्यान देना शुरू करेंगे। तो स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, अब डालिए महातिक्त कषायम, बिल्कुल लिखिए महातिक्त कषायम, 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को। अर्घवद आदि कषायम के साथ में 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को, दोनों को मिला के अब 8 चम्मच हो गए। 1 गिलास पानी में डाल के सुबह और शाम पिलाना है। साथ में रस राजेश्वर रस की 1 गोली मलाई के साथ, त्रयोदशांग गूगल, एकांगी रस 2-2 गोली सुबह शाम, और साथ में शूलवर्जिनी वटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। 3 आपको 4 टैबलेट हो गई। रस राजेश्वर रस दिन में 1 बार, शूलवर्जिनी वटी, एकांगी रस, त्रयोदशांग गूगल, इनकी 2-2 गोली सुबह शाम। काढ़ा आपने दिया जिसके अंदर महातिक्त कषायम और अर्घवदादि कषायम, और संभव हो सके तो आप जो मरीज को दे रहे हैं उसके साथ में अजमोदादि पत्ती का चूर्ण कंटिन्यू कर दें, जिससे हाजमा ठीक रहे शरीर का। अगर किसी को ज़्यादा कड़वी दवाई लेने में तकलीफ आ रही है तो फिर आप महातिक्त की 2 मात्रा और 2 चम्मच, और प्लस क्या नाम है अर्घवदादि की 2 चम्मच की, इन दोनों को मिलाकर एक गिलास पानी में मिलाकर सुबह। तो हमने बताया कि आपको दवाई में देना। अब ये तो दवाई होगी चालू। आफ्टर 14 डेज ऑफ वमना अब होना चाहिए सिरा वैद्यम। बिल्कुल सही सुना आपने। चाहे वो हिज्मा से करें, चाहे वो
ब्लड लेटिंग थेरेपी से करें या फिर लीच थेरेपी से करें, आपको करना पड़ेगा आप सिरा वैद्यम। सिरा वैद्य अगर कैलना से कर रहे हैं तो घुटने से 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे आपको सिरा वैद्यम करना है। जो प्रोमिनेंट वेन दिख रही है उसमें कैलना लगाकर ब्लड को निकाल दें। ब्लड कैसे निकाला जाता है, संध्या जानी देवी जवर के फेसबुक पेज पे ही आपको वीडियो दिख जाएगी। तो जब तक आप ब्लड लेटिंग नहीं करेंगे तब तक कमर दर्द ठीक नहीं होगा। जी बिल्कुल। अब वो हिज्मा से चाहे कपिंग फॉर्म में निकालें, जिसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत आवश्यक है, और लीच भी देख सकते हैं। यानी अब चिकित्सा सुश्रुत ने क्या कही, दीपन पाचन, स्नेहन स्वेदन, बस्ती और सिरा वैद्या। बिल्कुल सही। सिरा वैद्या करे बिना आप पूरी तरह कमर की चिकित्सा नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं समूल जड़ समेत ये कमर दर्द नष्ट हो जाए तो उसके लिए सिरा वैद्या करना आवश्यक है। तो आप सब लोगों को आज जो मैंने जानकारी दी, मैं चाहूँगा इस जानकारी को, जो कुछ डॉक्टरी जानकारी है और कुछ लोकल लोगों के लिए जानकारी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि हर घर तक इसकी करेक्ट नॉलेज, करेक्ट प्रोसीजर पहुँचे और वह लोग इसका पूर्णतः उपचार करवा सके। और मैं आप सब लोगों से विनती करूँगा कि आप सब लोग उस इंसान तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं जिसकी कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। और हम हमारे यहाँ पर माणकलाव संध्या जानी देवी जवर हेल्थ रिजॉर्ट के अंदर अब मेडिक्लेम की कंप्लीट सुविधा उपलब्ध है। आप आएँ, हमसे बिल ले जाएं, मेडिक्लेम रीइंबर्समेंट कंप्लीट सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमने अपने संस्थान के अंदर कुछ मेडिकल कोर्सेज की भी शुरुआत करी है, जैसे कि डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मसाजर, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंस, BYNS, ये कुछ कोर्सेज की शुरुआत भी संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट के माध्यम से शुरू हुई है, जो www.nhsr.com यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च साइंसेज से एफिलिएटेड है। आप सब लोगों से चाहूँगा जो लोग इन कोर्सेज को करना चाहते हैं वह नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें, और जो लोग उपचार करना चाहते हैं वह भी नीचे दिए हुए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मेडिक्लेम की कंप्लीट सुविधा के साथ हमारा 10 बेड का एक आयुर्वेदिक संस्थान, जो प्रकृति के बीच में गायों के, यानी कि देसी गायों के प्यार में, बिल्कुल 40 देसी गायें यहाँ पर हैं जिनके दूध, मक्खन, दही से हम आपका भोजन तैयार कराते हैं। प्राकृतिक भोजन यहाँ बनता है और यहाँ पर प्रतिदिन सुबह और शाम हवन होता है, क्योंकि यहाँ पर नागेश्वर महादेव का मंदिर भी इसी संस्थान के अंदर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस बार छुट्टियाँ परिवार के साथ ऐसे संस्थान में मनाएं जहाँ स्वस्थता ही स्वस्थता मिलती हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अब आप सब लोगों से इस ज्ञान के बाद देने के बाद मैं विदा चाहूँगा। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।